फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आइस दरबार। डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। 24 अगस्त है आज। वीक की शुरुआत हो गई है। स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन से और हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ को देखने वाले हैं। आपको बता दें कि प्रीलिम्स बहुत पास है, तो थोड़ा सा प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव हमें होना पड़ेगा। एंड जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज आपको बता दें, अरुण जेटली साहब की पुण्यतिथि पर आर्टिकल्स लिखे गए हैं और उनके कार्यकाल में बहुत बड़े बड़े बदलाव हुए हैं। खास करके अगर हम इकोनॉमी की दृष्टि से देखते हैं तो बहुत बड़ा बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म आपने देखा। उनके समय में ही जीएसटी लागू किया गया और अभी तक इसको बहुत बड़ा रिफॉर्म माना जा रहा है भारत में। उसके जो भी प्रॉज एंड कॉन्स हैं उस पर हमने बात की हुई है और आज भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम निर्मला सीतारमन जी का जो आर्टिकल है जीएसटी पर एग्जैक्टली लिखा हुआ, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड होने वाले हैं कि इनपुट क्रेडिट टैक्स क्या होता है, जीएसटी से जुड़े हुए और भी कुछ फैक्ट्स, कंपोजिशन स्कीम्स क्या होते हैं, कितने स्लैब्स होते हैं जिसमें कि टैक्सेशन में रखा जाता है अलग अलग कंपनियों को, इंडस्ट्रीज़ को। तो उसकी हम बात करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं आज के डिस्कशन को कोटेशन से। आई होप आप लोग कोटेशंस पर काफ़ी सीरियसली फोकस करते होंगे। अगर आप यूपीएससी के प्रिपरेशन में हैं तो कोटेशंस का आपको रोल बहुत जगह पर मिलेगा। ऐसे राइटिंग जब आप लिखेंगे, एथिक्स के पेपर में क्वेश्चन आंसर पर राइटिंग लिखेंगे तो वहाँ पर आपके काम आएगा। तो डेली का जो कोटेशन है उसको एक जगह पर आप नोट करते चलें। राइट, आज का कोटेशन मार्टिन लूथर किंग का ही है। फेथ इज टेकिंग द फर्स्ट स्टेप इवन व्हेन यू कांट सी द होल स्टेयरकेस। जब भी आप एक छोटा सा एग्जाम्पल है ये कि भरोसा क्या होता है या भरोसा कितनी बड़ी चीज़ होती है। जब भी आप किसी सीढ़ी पर चढ़ने लग जाते हैं, भले ही आप पूरी सीढ़ी को नहीं देख पाते। मान लीजिए आपका जो घर है वो 5वीं मंजिल पर है, तो आप 5वीं मंजिल पर अपने घर को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन आपको ये पता है कि अगर मैं सीढ़ियों को चढ़ना शुरू करूँगा तो मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। सेम चीज़ है कि अगर आप कोई ऐसा टारगेट, कोई ऐसा एम या ऐसा गोल बनाते हैं जो आप देख तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपको ये भरोसा है कि मैं इस कदम को आगे बढ़ाऊँगा तो मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। दिस इज़ ऑल अबाउट द फेथ, और यही आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाती है सही दिशा में। अगर अपने फेथ को लेकर के हम आगे बढ़ें तो वी कैन रीच द गोल। आइए शुरुआत करते हैं आज के डिस्कशन में। क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं। शुरू में डीपनिंग द टाइज, हम आईआर पर एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे और दूसरा जीएसटी काउंसिल पर। आज हम लोग न्यूज़ में मैपिंग सेक्शन को देखने वाले हैं। इसके अलावा वॉल्केनो अभी न्यूज़ में है, कहाँ पर, कौन सा, किस टाइप का वॉल्केनो है, ये सब हम बात करने वाले हैं। और इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ भी होगा जिसको हम डिस्कस करेंगे। और आज के बैकग्राउंडर में ये सारे फैक्ट्स हैं जो डिस्कशन के दौरान आपको मिलने वाले हैं। इनपुट टैक्स रेट क्या होता है, जीएसटी काउंसिल के बारे में, ये सारी चीज़ जो मैंने आपको शुरुआत में भी बताई थी। तो डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और शुरुआत हम करेंगे न्यूज़ से। और आज का जो पहला न्यूज़ है, आपने देखा होगा फ्रंट पेज पर ये न्यूज़ आई हुई है। तो इस न्यूज़ में बात हो रही है कंस्ट्रक्शन वर्कर की। चूँकि कोविड-19 के समय में कुछ एक इशू जो है वो बहुत ज़्यादा उभर करके सामने आया, और उसमें जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू था वो माइग्रेंट वर्कर का इशू था। और ये जो लेबर्स काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करते हैं या अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, उनके सोशल सिक्योरिटी का सवाल आपके सामने आया। तो इसके लिए प्रॉपर एक वेलफेयर बोर्ड है। ये एक एग्जाम्पल है जिसको आपने दिमाग में रख सकते हैं, इससे आपको कुछ चीज़ें याद आएंगी। और एक स्कीम है जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो काम करते हैं उनके राइट्स को कैसे इंश्योर किया जाए, इसके लिए सारी चीज़ें हो रही हैं। वेलफेयर बोर्ड बनाए जा रहे हैं। टोटल 70 कैंप्स हैं जो ओवरऑल, ये दिल्ली का न्यूज़ है, वहाँ पर ओवरऑल देखा जाए कि जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनके राइट्स को इंश्योर किया जा रहा है या नहीं, उनको अधिकार मिल रहे हैं नहीं। तो इसके लिए एक एक्ट है, ये याद रखिएगा यहाँ पर। उस एक्ट का नाम है कंसंट्रेशन वर्कर वेलफेयर सेस एक्ट 1996। ठीक है, कंस्ट्रक्शन वेलफेयर, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर सेस एक्ट 1996, आपको याद रखना है ये वाला। तो क्या है, ये वर्कर्स वेलफेयर सेस एक्ट है। तो इस सेस से आपको पता है ना, सेस मतलब, अब यहाँ पे आपको ये इकोनॉमी का टर्म है, मालूम होना चाहिए। जो नए बच्चे उनको शायद नहीं पता होगा। जो सेस होता है वो एक तरीके का टैक्स होता है जो टैक्स ऑन टैक्स लगता है। ठीक है, और ये सेस हमेशा आपको बताया जाता है कि हम ये सेस किस चीज़ पर ले रहे हैं। तो सेस हमेशा अलग अलग तरीके से, जैसे कभी एजुकेशन पर लिया जाता है। जैसे अगर हम राइट टू एजुकेशन एक्ट लाते हैं या उसमें कुछ बदलाव करते हैं, अभी बातचीत चल रही है कि भाई आप 18 ईयर्स तक कर दीजिए कंपलसरी एजुकेशन को। अगर ऐसा करते हैं तो हो सकता है यहाँ पर सरकार फिर आपको ये कह सकती है कि आप टैक्स के माध्यम से हमें कंट्रीब्यूट करो, तो एजुकेशन पर लगने वाला वो सेस हो जाएगा।
यहाँ पर नाम से ही क्लियर है कि ये वर्कर वेलफेयर सेस है। तो जो वर्कर्स कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करते हैं उन पर लगने वाला ये सेस है जो यहाँ पर लगाया जा रहा है। और ये किस पर एप्लीकेबल होगा? अ बिल्डिंग वर्कर इज एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन ओनली इफ ही और शी हैज़ बीन engaged in building or construction work for not less than 90 days। ठीक है, तो अगर 90 डेज तक उस बिल्डिंग का काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो इसमें ये वाला जो सेस है वो लागू हो जाएगा और उस पर जो वर्कर्स हैं उनको सारी सोशल सिक्योरिटीज़ वेलफेयर स्कीम्स के थ्रू मुहैया करवाई जाएंगी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, फैक्ट्स हैं, याद रखिएगा। अगला न्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमने चूंकि पहले भी डिस्कस किया हुआ है लेकिन एक रिविजन है यहाँ पर हो जाएगा आपका। बेलारूस, मैंने आपको एग्जैक्टली लोकेशन में बताया था कि बेलारूस कहाँ पड़ता है। बेलारूस में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है क्योंकि वहाँ पर जो गवर्नमेंट है, मैंने आपसे डिस्कस किया था कि वहाँ पे जो प्रेसिडेंट चुन कर के आए हैं, हाल ही में इलेक्शन जो हुआ है उस चुनाव को गलत ठहराया जा रहा है क्योंकि ऐसे कई बार ऐसे करप्शंस, जो पॉलिटिकल करप्शंस होते हैं इलेक्शन के दौरान, वो पहले भी हुए। इस चीज़ की वहाँ पर पुष्टि हुई है और उसको लेकर के वहाँ की जो जनता है वो अब सड़कों पर आ गई। आप भीड़ देख पा रहे हैं कि कितना ज़्यादा वहाँ पर विद्रोह हो रहा है गवर्नमेंट के खिलाफ, तो कंट्रोल करने में लगी हुई है सरकार। लेकिन अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए ये वहाँ की पॉलिटिक्स बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। एक एस्पिरेंट के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेलारूस का लोकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है? लोकेशन को याद रखना है। और लोकेशन में मैंने आपको बताया था कि बेलारूस एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, ध्यान दीजिएगा। बेलारूस एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। पहली चीज़, कौन कौन से देश के साथ बॉर्डर शेयर करती है ये आपको पता होना चाहिए। तो एक फैक्ट याद रखिएगा कि बेलारूस सोवियत यूनियन का हिस्सा था और सोवियत यूनियन जब कोलैप्स होता है तो बेलारूस वहाँ से अलग होता है। और अभी रशिया और बेलारूस का रिलेशन बहुत अच्छा है, तो रशिया बेलारूस के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इसके अलावा लातविया, लिथुआनिया, ये सारे देश, टोटल 5 नेशन हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं। याद रखना है कौन कौन सा है, और अगर आपको याद है प्रॉपरली तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि रशिया, लातविया, लिथुआनिया के अलावा और कौन से देश हैं जो बेलारूस के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। तो ये भी याद रखना है कि ये लैंड लॉक्ड है। कई बार यूपीएससी एग्जाम में पूछती है कि जैसे साउथ अमेरिका के कुछ लोकेशन को पूछ लेती है कि लैंड लॉक्ड इसमें से कौन सा है। तो अभी चूंकि बेलारूस न्यूज़ में चल रहा है तो उससे यहाँ से पूछ लिया जाए कि लैंड लॉक्ड है कि नहीं, या किसी सी का नाम देकर के उसमें बॉर्डर शेयर करता है कि नहीं। जैसे बाल्टिक सी वहीं पर है, बाल्टिक सी में लातविया और लिथुआनिया जो है वो बॉर्डर शेयर करते हैं लेकिन बेलारूस नहीं करता। तो ये हमें डिफरेंस मालूम होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये वाला न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कैसे, ये मैं आपको बता दूं। देखिए, सिनाबंग, आपने इसका नाम अगर पहले सुना है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सुना है तो उसको याद रखिएगा कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये न्यूज़ में अभी तो है ही, अभी कुछ दिनों पहले, ये अगस्त में शुरुआती दौर में भी न्यूज़ में था और उससे पहले भी न्यूज़ में था, अप्रैल वगैरह में। ठीक है, तो ये जो माउंट सिनाबंग है ये कहाँ पर है? नॉर्थ सुमात्रा में पड़ता है, यानी इंडोनेशिया में पड़ता है। ध्यान से देखिए, और ये अगर एग्जैक्ट लोकेशन पूछे तो नॉर्थ सुमात्रा में ये वाला लोकेशन याद रखना है आपको, जहाँ पर ये माउंट सिनाबुंग है। न्यूज़ में क्यों है? बिकॉज इसमें जो फिर से एशेज हैं, जो वोल्केनिक ऐश होता है वो इरप्ट हो रहा है। इसकी खास बात क्या है ये आपको जानना ज़रूरी है। और इसकी जो खास, इसका लोकेशन समझ में आ गया ना कहाँ पर है? इंडोनेशिया में है, नॉर्थ सुमात्रा में। और न्यूज़ में क्यों है? बिकॉज का जो इरप्शन है एसएस का वो फिर से स्टार्ट हो गया है। अब इसके बारे में कुछ और बेसिक फैक्ट आपको बताती हूँ यहाँ पर। तो देखिए, जो सिनाबुंग है ये पहले डोरमेंट था क्योंकि बहुत सालों, 400 साल हो गए थे जब ये इरप्ट नहीं हुआ था, एक्सप्लोड नहीं हुआ था। लेकिन 2014 में, 2016 में, इवन 2010 में ये फिर से एक्सप्लोड हुआ। और इसके बाद जो डोरमेंट वोल्केनो था वो एक्टिव वोल्केनो में कन्वर्ट हो गया। तो आज इंडोनेशिया में टोटल 130 एक्टिव वोल्केनोज हैं। अब जो न्यूज़ में रहते हैं हमें उसको याद रखना है। तो माउंट सिनाबुंग जो है ये एक्टिव वोल्केनो है। और इतने सारे वहाँ पे वोल्केनोज क्यों हैं इंडोनेशिया में? बिकॉज ये जो हिस्सा है ये पड़ता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में। अब मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का लोकेशन क्या होता है। ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो कैसे प्लेट्स होती हैं। अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कन्वेक्शन करंट थ्योरी का, तो उसमें के बाद आपने फिर वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ी होंगी, कैसे वॉल्केनोज बाहर आते हैं, प्लेट्स कैसे मूव करती हैं, फिर क्या वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं,
फिर आपने मेंटल प्लूम का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ज्योग्राफी में पढ़नी है, अगर नहीं भी पढ़ा है तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको ये याद रखना है कि जो माउंट सिनाबोंग है ये इंडोनेशिया में एक एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है, जो इतने सालों के बाद इरप्ट हुआ है और 2010, 14, 16 और 2020 में अब ये एक्टिव है। तो रिंग ऑफ फायर की हम बात कर लेते हैं, बिकॉज रिंग ऑफ फायर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसा अभी मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया, तो ध्यान रखिएगा रिंग ऑफ फायर हम पैसिफिक बेल्ट में बात करें। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ये जो रिंग ऑफ फायर है एसोसिएटेड विद द वोल्केनोस इरप्शन, ये कौन से एरिया में है? तो याद रखना है कहाँ है, पैसिफिक ओशन में पड़ता है, पूरा पैसिफिक वाले हिस्से में पड़ता है। कैरेक्टराइज बाय द एक्टिव वोल्केनोज एंड फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक। तो यहाँ पर दो चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं बिकॉज ऑफ द जो प्लेट का मूवमेंट होता है उसकी वजह से ऐसा होता है। एक तो वोल्केनोज इरप्शन बहुत होते हैं और दूसरा अर्थक्वेक बहुत फ्रीक्वेंट आते हैं। तो आपको याद होगा जापान वगैरह में अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आता है, उसका कारण एक ये भी है। और इसको क्या कहा जाता है, सरकम पैसिफिक बेल्ट कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा इसको। इसमें कौन कौन सा हिस्सा आता है ये याद रखिए। तो अभी मैं आपको लोकेशन में दिखाऊंगी, बट एक बार देख लीजिए यहाँ पर पैसिफिक कोकोस। जैसे एग्जाम में प्लेट्स पूछते हैं ना आपसे कि ये कोकोस प्लेट कहाँ पर है, नाज़का प्लेट कहाँ पर है, या फिर नॉर्थ अमेरिका प्लेट, तो आपको पिक्चराइज है बिल्कुल। तो जब आपसे लोकेशन एग्जैक्टली ये नॉर्थ अमेरिकन या साउथ अमेरिकन या यूरेशियन प्लेट पूछा जाएगा तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होता है। लेकिन अगर आपसे कोकोस प्लेट पूछ लिया गया, जैसे एग्जाम में आ गया कि इंडियन ओशन में पड़ता है कोकोस प्लेट, तो वो गलत हो जाएगा बिकॉज ये तो पैसिफिक में पड़ता है। फिर नाज़का का क्वेश्चन आ गया, नाज़का कहाँ पर है, तो ये भी आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि कहाँ है, इसके नाम से तो क्लियर हो नहीं रहा। तो इसलिए आपको वहाँ पर याद रखना है इन चीज़ों को जो हम ठीक से गेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा कहाँ पर, ये सारे जो पैसिफिक ओशन की हम बात कर रहे हैं रिंग ऑफ फायर की, इसी सब हिस्से में ये सारे प्लेट्स हैं। अभी मैं आपको इमेज में दिखाऊंगी और बहुत इंपॉर्टेंट है ये इन्फॉर्मेशन, इसको याद रखिएगा। तो ये मैं आपको इमेज में दिखाती हूँ। पैसिफिक जो पूरा बेल्ट है रिंग ऑफ फायर का वो ये है, ध्यान दीजिए इसमें। देखिए ये पूरा जो आप ये रेड लाइन देख रहे हैं, ये वाला रेड लाइन, यही आपका पूरा रिंग ऑफ फायर है। और इसमें देखिए कौन कौन सा हिस्सा आ रहा है, और ये याद रखना है जुआन द फूका प्लेट ये यहीं पर है, इस वाले हिस्से में नॉर्थ अमेरिका के पास। उसके बाद ये नाज़का प्लेट रिंग के अंदर है, कोकोस प्लेट रिंग के अंदर है, फाइन। इंडोनेशिया में देखिए ये वाला हिस्सा ये इसके अंदर आता है। ये सारी चीज़ें इस जो आपका रिंग ऑफ फायर है इसके अंतर्गत आती हैं। और ये पूरा बेल्ट जो पैसिफिक ओशन है इसमें पूरा रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा आपको ये सारे जो न्यू इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब चलते हैं हम लोग आर्टिकल पर, और आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे आज द बिल्डर ऑफ कॉमन ग्राउंड। निर्मला सीतारमन जी का आर्टिकल है, इन्होंने लिखा है। तो बताऊंगी क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, सिलेबस में कहाँ पर आ जाएगा, ये ब्लैंक छोड़ा गया है इसको। आज आप बताइए कहाँ पर आएगा सिलेबस में। तो खैर बहुत ही इजी है गेस करना, इकोनॉमी में आ जाएगा बिकॉज हम जीएसटी की बात करेंगे, उसके इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे। तो जो आपका पहला पॉइंट है इकोनॉमी का, जीएस पेपर 3 में वहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आप इसको पॉलिटी में भी रखेंगे क्योंकि पॉलिटी में क्या हुआ था, जीएसटी को लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसके लिए, तो ये पॉलिटी का हिस्सा हो जाएगा, राइट। तो ये अलग अलग जगह पर हम इसको एसोसिएट कर सकते हैं सिलेबस में। नाउ कम टू द पॉइंट, आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। जैसा मैंने आपको बता दिया था कि आज पुण्यतिथि है अरुण जेटली जी की, और इनका कहना है कि लास्ट डे यानी कि 24 अगस्त को 2019 में उनकी डेथ हुई थी, और वो हमारे बीच अब नहीं रहे। लेकिन उनके द्वारा जो किए हुए रिफॉर्म्स हैं वो बहुत मेजर रिफॉर्म्स हैं, और उसमें देखिए कितना बड़ा बदलाव उन्होंने कंट्री को दिया है, वो यहाँ पर बता रही हैं। तो क्या क्या बदलाव है ये मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। देखिए इसमें आर्टिकल में जो लिखा हुआ है आपको एग्जैक्टली इसको याद रखना है। जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो वहाँ पर आपको इसको लिख देना है बिल्कुल, ठीक है। जीएसटी एक बहुत बड़ा मेजर रिफॉर्म है, 2017 में इम्प्लीमेंट किया जाता है। आज 3 साल जीएसटी को लागू किए हुए हो चुके हैं। कब इम्प्लीमेंट किया गया था? मिडनाइट जुलाई 1 2017, फाइन। तो जुलाई 2020 भी निकल चुका है, 3 साल पूरे हो चुके हैं जीएसटी को। क्या क्या बड़ा बदलाव हुआ? ऑल ऑफ इंडिया बिकम वन मार्केट, सबसे बड़ा बदलाव जो इसकी नीति थी, इसकी पॉलिसी थी कि वन नेशन वन टैक्सेशन सिस्टम जो था वो यहाँ से लागू हुआ। ऑल इंडिया एक मार्केट में तब्दील हो गया। अब अलग अलग टैक्स नहीं देना पड़ेगा, अलग अलग बैरियर्स नहीं लगाए जाएंगे। इंटर स्टेट बैरियर्स डिसअपियर्ड, जो हर राज्य के बीच में आपस में बैरियर था उसको यहाँ से ख़त्म कर दिया गया।
एंड मल्टीपल टैक्सेस वर सबस्यूम्ड टू बिकम वन। जो कई सारे अलग अलग टैक्स लगते थे वो एक में तब्दील हो गए। डबल टैक्सेशन वॉज एलिमिनेटेड। अलग अलग क्या होता था कई बार जो यहाँ पे कैस्केडिंग इफेक्ट देखने को मिलता था, डबल टैक्सेशन हो जाता था कि आदमी एक राज्य में अलग टैक्स दे रहा है, फिर दूसरे राज्य में अलग टैक्स दे रहा है, या सेंटर को अलग टैक्स दे रहा है। तो यहाँ से वो जो प्रॉब्लम थी डबल टैक्सेशन की वो एलिमिनेट हो गई, और जितने भी तरीके का कास्केडिंग इफेक्ट था टैक्स को लेकर के वो सब मिटिगेट हो पाया बिकॉज ऑफ दिस वन रिफॉर्म कॉल्ड जीएसटी। यू कैन टेल इट एज अ मेजर रिफॉर्म इन द इंडियन इकोनॉमी। फाइन, नाउ कम टू द पॉइंट। आगे ये क्या कहते हैं आर्टिकल में उसकी हम बात करते हैं। तो अब ये हर एक सेक्शन के बारे में बात करेंगी अलग अलग तरीके से। सबसे पहले उन्होंने जिक्र किया है उस एम्पावर्ड कमेटी का भी, जिसको कि बनाया गया था जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन के दौरान, उसके पहले की क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो इस कमेटी का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन उसमें रहा। इसमें असीम दास गुप्ता जी, सुशील मोदी, अब्दुल रहीम राठौर और के एम मनी, अमित मित्रा, ये सारे लोग उस कमेटी का हिस्सा थे, और उन्हें हर एक जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है उनको वेल तरीके से एक्सप्लेन किया। इसको बाद में रिकॉग्नाइज किया गया। व्हाट डिड जीएसटी डू? अब जीएसटी के आने से क्या हुआ ये आपको मैंने अभी जस्ट बताया, लेकिन इसका अगर हम एग्जैक्टली फैक्ट्स बेसिस पर देखेंगे तो याद रखिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा ये कि ये 17 डिफरेंट टैक्सेस एंड 13 सेस, ध्यान दीजिए 17 अलग अलग टैक्स और 13 सेस जो लगाए जाते थे उसको सबस्यूम कर दिया गया, यानी कि मिला दिया गया जीएसटी में। इंश्योर देयर वर नो मोर क्वैक ऑन ट्रक्स एंड नो मोर स्टेट बैरियर। तो अभी कोई क्यूज ऐसे यहाँ पे मतलब जो कतार में ट्रक खड़े रहते थे टैक्स पे करने के लिए, या फिर स्टेट बैरियर अलग अलग जगह पे लगता था, क्योंकि जब आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं तो आपको वहाँ पर अलग तरीके के टैरिफ्स और टैक्स वगैरह देने पड़ते थे। तो वो सब यहाँ से ख़त्म हो गया। एंड जो प्री जीएसटी एरा था जहाँ पर वैट, एक्साइज, सीएसटी ये सब चीज़ें लगाई जाती थी, वो अब यहाँ पर नहीं है, और उसका कोई भी ऐसा कास्केडिंग इफेक्ट अब कंज्यूमर्स को भुगतना नहीं पड़ रहा है। एंटरटेनमेंट टैक्स जो कहीं पर 35% था तो कहीं पर 110% था, अब ऐसी दिक्कत उनको नहीं झेलनी पड़ रही। एंटरटेनमेंट टैक्स में ऐसी कोई डिस्पैरिटी या इतना बड़ा गैप कहीं पर देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसे बहुत सारे स्लैब्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर कि हैवी टैक्स बर्डन कंज्यूमर्स पर पड़ता था, उसको ईज कर दिया गया और उनको छोटे छोटे स्लैब्स में बना दिया गया। ठीक है, इवन एट द इंट्रोडक्शन द 31% ऑफ द मोर टैक्स स्लैब इन द प्री जीएसटी एरा वर बॉट डाउन द 28% टैक्स रेट। तो अभी आपको याद होगा ना, 4 टैक्स का पूरा सिस्टम बनाया है यहाँ पर गवर्नमेंट ने, और इसमें क्या किया है कि अलग अलग स्लैब्स बना दिए हैं कि ये सारे गुड्स जो हैं वो 5% में आएंगे, फिर बाकी के ये जो है ये 12% में आएंगे। तो इस तरीके से अलग अलग स्लैब बना दिया है इन्होंने। इनका कहना है कि 31% ऐसे आइटम्स हैं जो कि 28% टैक्स रेट से नीचे आते हैं। तो 28% अभी तक का हाईएस्ट टैक्स बर्डन है जो लगाया जाता है गुड्स पर, यानी कि जो लग्जरियस आइटम्स होते हैं उन पर 28% टैक्स लगाया जाता है सरकार की तरफ से। और यहाँ पर इनका कहना है कि 31% ऐसी चीज़ें हैं जिन पर कि लोअर टैक्स है, जिससे कंज्यूमर के ऊपर टैक्स बर्डन कम आएगा। इसमें सिनेमा हॉल के टिकट्स भी हैं जिनको कि कम रेंज में कर दिया गया है। इसके बाद रेस्टोरेंट और कंस्ट्रक्शन पर जो सर्विस टैक्स लगता था उसको कम कर दिया गया है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब आप रेस्टोरेंट और कंस्ट्रक्शन या सिनेमा हॉल के टिकट्स पर जब गवर्नमेंट टैक्स कम वसूलेगी तो ये सारे जो लोग हैं ये कंज्यूमर से भी तो टैक्स कम लेंगे, राइट। तो ये चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। जब आप रेस्टोरेंट में जाके खाना खाएंगे तो आपको अब सर्विस टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा या कम टैक्स पे करना पड़ेगा, तो आपका जो ओवरऑल खर्चा आएगा वो कम आएगा। नाउ टुडे वी हैव 480 आइटम्स इन द नील और 5% टैक्स रेट। और अभी आज के समय में किस पर कितना टैक्स लगा है, तो इनका कहना है कि 480, ध्यान दीजिए 480 आइटम पर 5% टैक्स रेट लग रहा है। वहीं पर 221 आइटम पर 12% टैक्स लग रहा है, और फिर 607 आइटम्स ऐसे हैं जिस पर कि 18% टैक्स लग रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 28% टैक्स लग रहे हैं उसमें मात्र 29 आइटम बचे हैं जिस पर कि, यानी कि ऐसी चीज़ें जो बहुत लग्जरियस है या फिर ज़्यादा कॉमन लोग उसको इस्तेमाल में नहीं ला रहे हैं, उसी पर 28% टैक्स लगाया गया है। नहीं तो जो मोस्ट ऑफ द चीज़ें हैं उस पर इससे कम का टैक्स है यहाँ पर लगाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने कही। इसका क्या फिर इम्पैक्ट हुआ, टैक्सेशन थ्रेशोल्ड किस तरीके से इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। फिर कंपोजिशन लिमिट्स जो थे वो भी इंक्रीज़ हुए।
75 लाख से 1.5 करोड़ पर पहुंच गया। फिर ठीक यहाँ पे फिर एक इम्पॉर्टेंट इसका टर्म का जिक्र कर रही हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ध्यान दीजिएगा, इनका कहना है कि जो स्पेशल लोअर रेट्स विदाउट इनपुट टैक्स क्रेडिट वर प्रिस्क्राइब्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड रेस्टोरेंट्स। तो आपको बताती हूँ कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि अक्सर न्यूज़ में बना होता है। इसमें क्या होता है, इनपुट पर टैक्स लगता है। ध्यान दीजिएगा, इनपुट पर टैक्स लगने का मतलब ये हुआ, जैसे कि आप मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरर हैं, ठीक है, आप एक मैन्युफैक्चरर हैं और आप एक मोबाइल बनाते हैं। तो मोबाइल को बनाने के लिए आपकी जो कंपनी है उसको मोबाइल को बनाने के लिए बहुत सारे रॉ मटेरियल्स की आवश्यकता पड़ेगी। अब वो जब रॉ मटेरियल को खरीदेगा तो उस पर टैक्स लगेगा, राइट। तो मोबाइल को मैन्युफैक्चरिंग करने के पहले भी उस मैन्युफैक्चरर को टैक्स पे करना पड़ रहा है, जबकि टैक्स कौन पे करता है, टैक्स कंज्यूमर पे करता है। तो अब जब इसका आउटपुट हुआ, मोबाइल को बेचा गया, जब सोल्ड किया गया, तो सोल्ड करने पर भी कंज्यूमर को टैक्स पे करना पड़ा। फाइन, ये आउटपुट टैक्स हुआ। अब कंज्यूमर ने जो टैक्स पे किया वो टैक्स कहाँ गया, वो सरकार के पास टैक्स गया। अब गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट को दो तरीके से टैक्स मिल गया। एक कहाँ से मिला, कंज्यूमर ने दिया अपने सामान को खरीदने पर, जो एक्चुअली में कंज्यूमर ही पे करती है, गवर्नमेंट के पास चला गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब मोबाइल को बनाया जा रहा था तब भी उसके इनपुट पर टैक्स मोबाइल के मैन्युफैक्चरर ने भी गवर्नमेंट को दिया। तो अब यहाँ पर कहा गया था कि जो इनपुट टैक्स है उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। जो मोबाइल के मैन्युफैक्चरर ने यहाँ पर पे किया है टैक्स, उसको सरकार वापस कर देगी। अब वो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसके ज़रिए जो सर्टिफिकेट जारी किया था उसके ज़रिए मोबाइल मैन्युफैक्चरर के अकाउंट में, बैंक अकाउंट में उनका टैक्स वापस कर दिया जाएगा। जब वो अपना भरेंगे बिल कि हमने इतना इतना पे किया है इनपुट टैक्स पर, आप उनको वापस कीजिए तो इनको वापस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है। हालांकि इस पर बहुत वाद विवाद हुआ था बीच में, सरकार इसको टैक्स को पे नहीं कर रही थी, उसको लेकर के काफ़ी विवाद हुआ था, लेकिन अब चीज़ें नॉर्मल है थोड़ी सी। अब आगे ये क्या कहती हैं, इनका कहना है द टैक्स बेस हैज़ वाइडेंड। जैसा आपको पता भी होगा, कई सारे आर्टिकल में इसका जिक्र हुआ है, न्यूज़ में भी आया है कि टैक्स बेस बढ़ा है। जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो एक अच्छी चीज़ हुई है वो है कि टैक्स बेस, यानी कि जब जो लोग टैक्स पे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, भले ही वो ना करें टैक्स पे, ठीक है, उनका जब ओवरऑल कैलकुलेट होगा तो पता चला कि जितना उनकी आमदनी हुई है उतना ही उनका एक्सपेंडिचर हुआ है, तो वो टैक्स पे नहीं करेंगे। लेकिन अब वो टैक्स की एम्बिट में आ गए हैं। अब उनको जब भी कभी आमदनी होगी तो उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ कि बेस जो है वो बढ़ गया, और बेस बढ़ा, ध्यान देना है, टैक्स नहीं बढ़ा, टैक्स का बेस बढ़ा। 1.2 करोड़ जीएसटी एक्सेस कंपेयर टू 65 लाख एट टाइम इंट्रोडक्शन द टैक्स रेजीम। तो धीरे धीरे करके 9 महीने के बाद, 10 महीने के बाद, 1 साल के बाद और 3 साल के बाद आज टैक्स बेस जो है वो लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पर उनका इन्होंने डाटा भी शो किया है, तो आप जान सकते हैं। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इन द लोअर स्लैब हैव सफर्ड ड्यू टू द इन्वर्जन। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी हमें देखने को मिले, और कॉन्सिक्वेंसेस खास करके जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स थे उनको देखने पड़े बिकॉज ऑफ द इन्वर्जन इन ड्यूटी स्ट्रक्चर। ठीक है, इन्वर्जन इन ड्यूटी स्ट्रक्चर, इसका मतलब क्या होता है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। आपको चीज़ यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट बताती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे जो इम्पोर्टर्स होते हैं, जब मैन्युफैक्चरिंग हो रही है किसी भी चीज़ की, कहाँ पर, देश में, मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट है और बहुत चीज़ें, अब तो आत्मनिर्भर स्कीम भी आ गया, इतना बड़ा स्कीम आ गया जिसमें कि पूरी तरीके से भारत के कंपनियों पर निर्भर होने की बात चल रही है और भारत के सामानों पर निर्भर होने की बात चल रही है। तो ऐसे में कई बार क्या होता है, जो पॉलिसीज़ होती हैं उसको लगाया तो जाता है पॉजिटिव सोच करके, लेकिन उसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो निगेटिव हो जाता है। वो कैसे होता है, तो वो कई बार जो इन्वर्टेड ड्यूटी है या इन्वर्जन इन ड्यूटी का मतलब समझिए कि कोई सामान जब भारत में बनाया जा रहा है तो इम्पोर्टर के पास दो ऑप्शन होते हैं, ठीक है, यानी आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। आप क्या कीजिए कि जो रॉ मटेरियल है उसको ला करके अपने यहाँ पर सामान को बनाइए, मैन्युफैक्चर कीजिए, फिर उसको बेचिए, कंज्यूमर तक पहुँचाइए। दूसरा ऑप्शन है कि कंज्यूमर क्या करे, बाहर से ही फिनिश्ड गुड को मंगा ले। तो ये कैसे होगा, अगर आप रॉ मटेरियल को बाहर से मंगा रहे हैं, आप एक मैन्युफैक्चरर हैं, आपको रॉ मटेरियल बहुत महंगा पड़ रहा है, अब आप उसको यहाँ पर लाएंगे और यहाँ पर लाएंगे, असेंबल करेंगे, बनाएंगे, फिर उसको मार्केट में लेके जाएंगे, तो ओवरऑल आप सारे पैसे को जोड़ करके उसका प्राइस रखेंगे। तो अगर एक मोबाइल को बनाने में इंडियन कंपनी मान लीजिए उसका दाम रखती है 15,000 रुपये, और उसमें कुछ फ़ीचर वो डिज़ाइन करती है, सारे फीचर्स हैं,
वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि मेड इन चाइना या मेड इन ताइवान, मेड इन जापान ऐसे कोई आपको मोबाइल मिल जाता है जो आपको 14,000 में मिल रहा होता है और सेम फीचर होता है, कोई डिफरेंस आपको नहीं दिखाई देता है। तो 14,000 में सेम फीचर आपको मोबाइल मिल रहा होता है, तो कंज्यूमर क्या करते हैं, अभी तो ऑनलाइन का भी इतना अच्छा ऑप्शन आ गया है लोगों के पास, तो वो ऑनलाइन से फिनिश्ड गुड को बाहर से मंगा लेंगे और यहाँ के जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसको वो नहीं खरीदेंगे। तो यहाँ की जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनका नुकसान होगा। अब ये कैसे होगा? तो आपको लगेगा कि भाई इससे हमें रॉ मटेरियल को सस्ता करना चाहिए, रॉ मटेरियल को सस्ता करेंगे तो लोग, जो मैन्युफैक्चरर है वो यहाँ पर सामान बनाएंगे और यहाँ पर फिर कम दाम में वो बेचेंगे। लेकिन जब इसका उल्टा हो जाता है, जब रॉ मटेरियल पर दाम को बढ़ा दिया जाता है, यानी कि टैक्स को, टैरिफ को बढ़ा दिया जाता है। अब रॉ मटेरियल पर सरकार टैक्स को क्यों बढ़ाएगी? क्योंकि सरकार को ये लग रहा है कि रॉ मटेरियल लोग इंपोर्ट ना करें, उसको भारत की जो कंपनी है, भारत में जहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है वहीं से खरीदें। और वहाँ से खरीदेंगे, इसके लिए आपको रॉ मटेरियल का जो टैक्स है उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा, इंपोर्ट लोग ना करें। तो इसका कई बार निगेटिव कॉन्सिक्वेंस देखने को ये मिलता है कि लोग क्या करते हैं, उसके जगह पर रॉ मटेरियल को ना लेकर के फिनिश्ड गुड को ही मंगाने लग जाते हैं। तो उसका यहाँ पर इन्होंने, निर्मला सीतारमन जी ने भी इस चीज़ का जिक्र किया है, इसकी वजह से भी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स पर काफ़ी प्रभाव पड़ा और जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी उनका काफ़ी नुकसान हुआ। खास करके जो फुटवेयर, फैब्रिक, देखिए ये सारी चीज़ें जो है ना, गारमेंट, ये सारी चीज़ें भारत में इसका रॉ मटेरियल मिलता है और इसकी वजह से जो इंडस्ट्रीज़ और एमएसएमईज़ हैं वो काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन में आ गए, उनको काफ़ी सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ा। कॉम्प्लायंस एंड सिंप्लीफिकेशंस, तो कॉम्प्लायंस बर्डन्स पर भी इन्होंने जिक्र किया है कि इसमें कई सारे ऐसे सेक्टर हैं जो जीएसटी से एग्जम्प्टेड होते हैं, ठीक है। तो इन पर एक स्कीम भी आता है और इसके थ्रू बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको जीएसटी रिजीम में एम्बिट में नहीं रखा जाता, यानी कि जिसका टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा है उसको रखा जाएगा, जिससे कम है उनको एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा जीएसटी के रिजीम से, ठीक है। नाउ द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट विद अ टर्नओवर ऑफ रुपीज़ 1.5 करोड़ कैन अवेल द कंपोजिशन स्कीम। तो अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आता है कंपोजिशन स्कीम का, कि अगर आप कंपोजिशन स्कीम में आते हैं तो आपको सिर्फ 1% टैक्स देना पड़ेगा, या कुछ लोगों को तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ऐसा भी है। लेकिन यहाँ पे ऐसा भी हुआ कि बहुत सारे ऐसे आपको स्कीम्स हैं इसका फ़ायदा कंपोजिशन वालों को नहीं मिलता। अगर आपकी यूनिट या आपकी कंपनी कंपोजिशन स्कीम का पार्ट है तो आपको टैक्स तो कम देना पड़ रहा है, लेकिन आपको बहुत सारे फ़ायदे वहाँ से नहीं मिलेंगे जो सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं। सब्सटेंशियल कंसेशंस आर एक्सटेंडेड टू द एग्रीकल्चर सेक्टर अंडर द जीएसटी। तो एग्रीकल्चर सेक्टर, फर्टिलाइजर्स, इन सब पर क्या इसका प्रभाव रहा? एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स की बात करें तो वेजिटेबल, फ्रूट, फ्लावर्स, फ्रूट ग्रेन्स, इन सबको एग्जाम्प्ट किया गया जीएसटी से। वहीं पर डेयरी प्रोडक्ट्स को भी एग्जाम्प्ट कर दिया गया। अब माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, पता है ना माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या क्या होता है? जो फॉरेस्ट में ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे कि कैश प्राइस मिलता है वहाँ पे आसपास में रहने वाले लोगों को, और इस पर एमएसपी हर 3 साल में डिसाइड किया जाता है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स पर, कि कितना एमएसपी उसमें दिया जाएगा। तो हनी वगैरह भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का एग्जाम्पल है, तो आपको ना बहुत अच्छे से क्लियर रखना होगा कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स में आते हैं। यहाँ पे से सीसल और ये सब का एग्जाम्पल उन्होंने रखा है कि इसको एग्जेम्प्ट किया गया है। जो लीव्स हैं, इंपॉर्टेंट लीव्स दवाइयाँ बनाने में काम आती हैं, बाकी चीज़ों में काम आती हैं, उनको इसे एग्जेम्प्ट किया गया है। एंड सिल्क, कोकोन, रॉ सिल्क, वुल, जूट फाइबर्स, इन सब पर नील रेट रखा गया है, या फिर कुछ को इसके पहले पीजीएसटी एरा में 5% स्लैब में रखा था, अब इसको 0 में कर दिया गया है, मतलब ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। तो जीएसटी के आने के बाद इतने सारे फ़ायदे हुए हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनको कि एग्जेम्प्ट किया गया है, मशीनरी सेक्टर्स को, फार्म को, वैक्सीन, रेपनिंग, इन सब चीज़ों को जो एग्रीकल्चर बेस्ड हैं उसको जीएसटी से बाहर किया गया है। जीएसटी एंड एमएसएमईज, अब एमएसएमईज और जीएसटी का क्या ताल्लुकात है, कैसे तालमेल बैठा है? तो रिसीव द सेंसिटिव ट्रीटमेंट अंडर द जीएसटी। एमएसएमईज को इनका कहना है, फाइनेंस मिनिस्टर का ये कह रही हैं कि एमएसएमईज को बहुत अलग तरीके से ट्रीट किया गया है इसके अंतर्गत, और इसमें जितने भी आइटम्स हैं उसमें ज़्यादातर चीज़ों को जो टैक्स रिजीम है उससे बहुत कम वाले टैक्स रिजीम में रखा गया है, 18% में रखा गया है, या 12% में रखा गया है, 5% में रखा गया है, ताकि एमएसएमईज को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके, उनका प्रोडक्शन बढ़ सके। तो ये फ़ायदा हुआ है एमएसएमईज़ को इसके आने से। जीएसटी काउंसिल का भी उन्होंने जिक्र किया है कि इस दौरान 40 से ज़्यादा मीटिंग की गई, जब कोविड आया कैसे मैनेज करना है, क्या होना है। काउंसिल एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है जहाँ जिसको कि
फेडरल करेक्टर को कैसे इंश्योर करना है, इसका एक बहुत जीता एग्जाम्पल है जीएसटी काउंसिल। और जेटली साहब ने भी ये कहा था कि ये जो काउंसिल होगा, द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट विद द फेडरल इंस्टीट्यूशन एंड इट इज़ द बॉडी दैट हैज़ बिहेव विद द अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जीएसटी काउंसिल के पास एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जिसको ये इंश्योर करेंगे। और इनके बारे में बहुत तारीफ़ इन्होंने की कि जीएसटी काउंसिल में जितनी मीटिंग इन्होंने की, इसके बाद हर चीज़ पर जो कंपनसेशन सेस है उसको डिसाइड किया गया, चाहे वो लग्जरियस या सिन गुड्स हों। तो ये इतने सारे अचीवमेंट्स अभी तक रहे जीएसटी के, जीएसटी काउंसिल के। ओवरऑल इन्होंने ये बताया है। आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा सेक्शन से। अल्टीमेटली कंक्लूजन में इनका कहना है, द स्पिरिट ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेटमेंट्स लाइक थिंकिंग हैव केप्ट म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस हाई। तो पूरा जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है उसके तहत अगर हम आपस में कोऑपरेट करते हैं, म्यूचुअल ट्रस्ट को बनाए रखते हैं, और इन सारी चीज़ों को इंश्योर करने के लिए जीएसटी एक ऐसा रिफॉर्म था जिसको कि अरुण जेटली जी ने हमारे सामने रखा है। और आज उनकी वजह से ही इतना बड़ा एक सिंगल मार्केट का कॉन्सेप्ट भारत को मिल पाया है, और यही उनका कंट्रीब्यूशन है पूरे देश के लिए, जो कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल है डीपनिंग अलायंस। आईआर में इसको एसोसिएट करेंगे, और इस आर्टिकल में इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के ट्राइलेटरल रिलेशन की बात की जा रही है। नो डाउट चाइना पाकिस्तान का जो बायलेटरल रिलेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है। अभी हाल ही में देखने को मिला, कहाँ पर जो एक अनाउंसमेंट था, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और चाइना के ऑफिशियल्स के साथ जो आपस में बातचीत हुई। चाइनीज़ आइलैंड प्रोविंस हाइनान, याद रखिएगा ये लोकेशन याद रखिएगा कहाँ पर है हाइनान, यहीं से अनाउंसमेंट हुआ। ऑल वेदर पार्टनरशिप होगा इनके बीच में, इकोनॉमिक, कमर्शियल, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, मतलब जो टाइज इतने दिनों से चला रहा है वो आगे भी कंटिन्यू रहेगा। इस बात का मैसेज इंडिया तक पहुंचाया गया। ओके, तो अब यहाँ पे इंडिया का क्या रुख होता है, या इंडिया का क्या भी स्टेप्स हैं इंडिया के, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज के समय में आप देखिए तो चाइना पाक का रिलेशन बहुत स्ट्रांग है, बट वहीं दूसरी तरफ अगर इंडिया के साथ देखें तो दोनों ही देश का रिलेशन इस समय में अच्छा नहीं चल रहा है, ना ही चाइना का और ना ही पाकिस्तान का। तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो इसको किस तरीके से डील कर रही है ये भी बहुत मैटर करता है। कुछ इमीडिएट कंसर्न्स हैं। इमीडिएट कंसर्न्स में जैसे कि चाइना का बार बार पाकिस्तान को लेकर के, बार बार कश्मीर को लेकर के पाकिस्तान को कोऑर्डिनेट करना, बार बार कश्मीर के इशू को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश करना, है ना। चाइना हार बिल्कुल नहीं मान रहा है, एज यू नो, और इससे कहीं ना कहीं ये शो किया जा रहा है कि पाकिस्तान को चाइना सपोर्ट कर रहा है इंटरनेशनल वर्ल्ड में, ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान भी चाइना में रह रहे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, जो यूगुर कम्युनिटी आपने सुना होगा, याद रखिएगा, पिटी में पूछ सकते हैं, यूगुर कम्युनिटी यहीं जिंगजियान प्रोविंस में रहते हैं, और उनके साथ बहुत सारे अत्याचार चाइना के द्वारा किए जाते हैं, ये कई सारी रिपोर्ट्स बता चुकी हैं। लेकिन पाकिस्तान बार बार चाइना को इस मुद्दे पर सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये एक जो हिपोक्रेसी दिख रही है, राइटर का मानना है कि ये कुछ नया नहीं है। आईआर में ये आईआर का पार्ट है। ये एक तरफ जहाँ पाकिस्तान कश्मीर पे बहुत कंसर्न दिखाता है और ह्यूमन राइट्स के लिए चिल्लाता रहता है, वहीं दूसरी तरफ जब चाइना जिंगजियान प्रोविंस में यूगुर मुस्लिम्स के साथ अगर कोई वहाँ पे उनके राइट्स को हैम्पर कर रहा है, उनको टॉर्चर कर रहा है, तो वो चीज़ पाकिस्तान को दिखाई नहीं देती और उसको सपोर्ट करता है। तो ये एक आईआर का पार्ट है, बट यहाँ पर इंडिया के जो रिलेशंस हैं, पॉलिटिकल रिलेशंस, आईआर के रिलेशन है, उसको रियलिटी में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया के लिए जो पूरा लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी इंडिया ने भी बहुत सारे मैसेजेस क्लियर किए, लद्दाख में जो स्टैंड ऑफ हुआ वहाँ पर अपने स्टैंड को इंडिया ने क्लियर रखा। वहीं चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा इंडिया के लिए, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हो या फिर काराकोरम हाईवे हो, प्रो कश्मीर जो कंस्ट्रक्शन वर्क चाइना का लगातार जारी है पाकिस्तान की मदद से। तो ये सारे कई तरीके के कॉम्प्लिकेशंस हैं जो चाइना अक्सर बढ़ाता रहता है भारत के लिए, और इसको कैसे मैनेज करना है ये इम्पॉर्टेंट है। आज अभी जो पहला स्टेप होना चाहिए भारत की स्ट्रेटजी का, वो ये होना चाहिए कि कैसे इस सिनो पाक का जो अलायंस है, इसके चैलेंज के साथ वो कैसे कॉप अप करे, कैसे उसको मैनेज करे, रेगुलेट करे। ये भारत के लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत का जो हिस्सा है पूरा, उसमें नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात कर लीजिए, कश्मीर लद्दाख रीजन की बात कर लीजिए, ये सारे ही जो जोन है बहुत ही वलनरेबल जोन में है, और इनकी वलनरेबिलिटीज़ को कैसे ठीक किया जाए ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो आज का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आईआर से ही ऑलमोस्ट आपके ऑब्जेक्टिव प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, इसको आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
ठीक है, और प्रीवियस डे के क्वेश्चन का आंसर है, तो प्रीवियस डे का क्वेश्चन यहाँ पर नहीं देती हूँ बिकॉज वो पिछले दिन दे दिया जाता है। आई होप आप लोग इतने अवेयर तो रहते हैं कि पिछले दिन आपने क्वेश्चंस को देख लिया होता है। आज आपको सिर्फ आंसर दिया जाता है, ठीक है। तो प्लीज़ डू योर ड्यूटी ऑल्सो, मैं तो अपनी ड्यूटी कर ही रही हूँ। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। डिस्कशन कैसा लगा बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अब प्रीलिम्स बहुत पास है, तो प्लीज़ अपनी मेहनत को बढ़ा दीजिए सभी लोग जो एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं। और हम लोग डिस्कशन को, इससे मैंने कहा है कि प्रीलिम्स के बाद थोड़ा और अच्छा बनाएंगे, रिच बनाएंगे। अभी हम लोग कोशिश करेंगे जो डाटा फैक्ट्स हैं उन पर ज़्यादा फोकस किया जाए, ताकि जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं उनका भी फ़ायदा होता रहे। आर्टिकल को सुनते रहिए, अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको डिस्कशन को स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ इस बात में ना आए कि न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहिए एग्ज़ाम से एक महीने पहले। एग्ज़ाम से 15 दिन पहले तक न्यूज़पेपर को ज़रूर पढ़ना चाहिए, और अगर आपकी न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है तो एग्ज़ाम के 2 दिन पहले भी ज़रूर पढ़ना चाहिए न्यूज़पेपर। इससे नुकसान नहीं होता है, इससे आपका फ़ायदा होता है, चीज़ें रिवाइज़ होती हैं आपकी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।